नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल बीपीएससी फाइटर्स पे स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर मेनली मेंस से रिलेटेड है। लास्ट जो लेक्चर मेरा था वो आर्ट एंड कल्चर था बीपीएससी मेंस हिस्ट्री के सीरीज़ में। तो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक पूरी तरह मैं ख़त्म कर दिया हूँ। अब जो एक छोटा सा बच गया है उसमें एक तो वेस्टर्न कल्चर पाश्चात्य शिक्षा का कैसे कैसे डेवलपमेंट बिहार में होता है, खास करके ब्रिटिश शासन के दौरान, और बाकी जो गांधी, टैगोर और नेहरू जी का जो विचार है वो बच गया। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक ये बच गया था कि बिहार में जो ब्रिटिश एम्पायर जब आया तब से बिहार में खास करके जो वेस्टर्न एजुकेशन या अंग्रेजी शिक्षा का कैसे कैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में पूछता है क्वेश्चन। हर एक अल्टरनेट ईयर में पूछता है। जैसे लास्ट बार जो है पेपर जब देखिए तो आपको 65th बीपीएससी में एग्जाम में पूछ चुका है, हो सकता है 67th में पूछ दे। तो इसलिए ये टॉपिक इस बार के लिए इम्पोर्टेंट होगा 67 और 68 बीपीएससी के लिए। तो इसको हम जो जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा है, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो इसमें सिंपल ये पूछा है कि एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, खास करके ब्रिटिश एम्पायर के दौरान बिहार में, ठीक है। तो शिक्षा का विकास ही पूछता है हर एक साल। तो भी दे देगा कि आपको 1813 से लेके 1947 तक कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो आपको हर एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या, ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो आपको फैक्ट चीज़ें याद रखना पड़ेगा, तभी इसमें आपको नंबर क्या होगा, मिल जाएगा। तो मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सबसे बेहतर ढंग से चीज़ें अरेंज करके मैं बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको बेहतर समझ में आवे और याद करना भी काफ़ी क्या हो जाए, ईजी हो जाए। और जब जो मैं बताऊँगा वैसे आप एग्जाम में लिखे तो आपको नंबर भी क्या अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं जो है ना आपका ये टॉपिक। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, एक अच्छा सा आपको एक भूमिका या इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा 3-4 लाइन का। देखिए मैं 2-3 भूमिका लिख के लाया आप यहाँ देखिए पहला मैं भूमिका यहाँ क्या लिखा हूँ कि प्राचीन समय से ही चली आ रही परंपरागत शिक्षा पद्धति के स्थान पर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सत्ता या अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा को शुरू किया गया, जिसका मूल उद्देश्य भारतीयों का एक ब्रिटिश राज समर्थक वर्ग तैयार करना था। हालांकि इस शिक्षा पद्धति का भारतीयों द्वारा भी क्या गया, प्रयोग किया गया। मतलब सिंपल सा यही भूमिका लिखने की कोशिश किया हूँ कि जो हमारे देश में पता है आपको, बिहार में जो परंपरागत शिक्षा जो चल रहा था, जो अपने लोक स्थानीय भाषा में जो चल रहा था, उसके स्थान पे जब ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश शासन यहाँ हमारे देश में आया तो यहाँ पे उन्होंने अपने लिए अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया, विकास किया। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ उसका मेन पर्पस उन लोग का यही था कि भारतीय लोगों का एक ऐसा वर्ग या क्लास तैयार करना जो कि हमारा सपोर्टर हो सके। और आपने देखा भी 1857 में या जब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी एक कुछ ऐसे वर्ग थे हमारे देश में जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के ही मतलब लिए उनके सपोर्ट में बोलते थे। कहीं ना कहीं उन पर इस वेस्टर्न एजुकेशन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ा था। और मेन पर्पस भी अंग्रेजों का यही था कि अंग्रेजी शिक्षा का विकास का, खास मैकाले का ही कहना था, अगर हम अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ विकास करेंगे एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार होगा जो हमारी मदद करेगा। तो ऐसा ही हुआ। तो उनका जो मेन जो एजुकेशन का यहाँ डेवलपमेंट करने का उद्देश्य यही था कि भारतीयों का समर्थन या सपोर्ट प्राप्त करना कुछ ही लोगों का। इसलिए जो है ना एजुकेशन का यहाँ डेवलपमेंट हुआ। मेनली हमारे देश का उनका भला करना मेन पर्पस नहीं था, मेन था अपना कैसे हित पूरा किया जाए और कैसे भारत के रिसोर्स को एक कच्चा माल के रूप में मतलब कि यहाँ कच्चा माल लेके अपने देश ले जाए और वहाँ से बनाया बना माल यहाँ इंडिया में क्या कर सकते, बेच सकें। एक ऐसा ही जो है ना भारतीय वर्ग को वो तैयार करना चाहते थे ब्रिटिश। तो इसमें मेरी भूमिका लिखने की कोशिश किया। या दूसरा भूमिका कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दिखा सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के बाद, ठीक ना, ब्रिटिश सत्ता द्वारा पश्चात शिक्षा की शुरुआत भारत और बिहार में की गई या हुई। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य भारतीयों के एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश राज समर्थक हो। हालांकि पश्चात शिक्षा पद्धति से भारतीय जनमानस को भी क्या हुआ, जागृति आई। आपको पता है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन आने से, पाश्चात्य शिक्षा के आने से, पश्चिमी शिक्षा के आने से हमारे देश में भी कुछ एक ऐसे मिडिल क्लास का मतलब कि उद्भव हुआ जिसने कहीं ना कहीं राष्ट्र स्वतंत्रता संघर्ष में नेतृत्व प्रदान किया। जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती इसमें मध्यम वर्ग के लोग थे। तो ठीक है, जो एजुकेशन का डेवलपमेंट का जो मेन पर्पस था ब्रिटिश के हितों को पूर्ति करना था, लेकिन इस एजुकेशन से हमारे भी कुछ लोग शिक्षित हुए और जो कहीं ना कहीं जब भारत में राष्ट्रवाद के विकास को क्या हुआ, जन्म दिया यहीं से। तो ये भी आप लिख सकते हैं ऐसा भूमिका, ठीक ना। उसके बाद देखिए बिहार में जो वेस्टर्न एजुकेशन का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअली में कई आप पार्ट में दिखा सकते हैं। मैं 2-3 फ्लो चार्ट बना के लाएँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते। देखिए पहला फ्लो चार्ट आप ये दिखा सकते हैं कि कितने स्टेप या कितने चरण में हुआ पश्चात शिक्षा का विकास। जैसे कि यहाँ मैं स्टेप या चरण लिख दिया हूँ। प्रारंभिक चरण दिखा सकते हैं, उच्च शिक्षा का विकास दिखा सकते हैं, या तकनीकी शिक्षा को दिखा सकते हैं, या नहीं तो
एक आप फ्लोचार्ट ऐसा ही बना सकते, देखिए यहाँ पे इस तरह का बना सकते हैं कि बिहार जब देखिएगा ना, जब अभी हम पढ़ाऊंगा तो उसमें देखिएगा हायर एजुकेशन में विकास होता है, कुछ शिक्षण संस्थानें खुलती है, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में, महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ होता है, और कुछ स्वयंसेवी संगठन भी अपना लेवल पे स्कूल या कॉलेज क्या किया यहाँ पे ओपन किया। तो आप ऐसे करके दिखा भी सकते हैं, या नहीं तो देखिए इस तरह का फ्लोचार्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बनाया कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा, ये तो देखे कि उच्च शिक्षा हुआ है, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, खनिज, नारी शिक्षा का विकास और स्वयंसेवी संस्थानों कैसे कैसे विकास किया, ये भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितना भी एजुकेशन यहाँ डेवलपमेंट होगा, आपको पता है कि जो है ना 1954 में आया था वुड डिस्पेच, क्या आया था, सॉरी यहाँ गलती हो गया, 1954 में क्या था, वुड डिस्पेच आया था, और 1917 में आपको सेटलर आयोग का गठन हुआ था। उसकी सिफारिश के आधार पर भी जो है ना बिहार और पूरे देश में जो है ना कई सारे शिक्षण संस्थान या कॉलेजों का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, ये भी लिख सकते हैं। एक और देखिए फ्लोचार्ट ऐसा ही बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। मैं सब यहाँ देखिए ये सबसे बेस्ट हम जो बनाया हूँ मैं, ये सबसे बेस्ट है। देखिए बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास में से लिख सकते हैं कि 1913 का आपको पता है चार्टर एक्ट में भी 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था शिक्षा के खर्च पर। 1945 में मैकाले का घोषणा पत्र आया था, ये भी आप लिख सकते हैं। 1954 में वुड डिस्पेच आया था। 1917 में आपका फेडरल आयोग आया था, और 1929 में एक हार्टोग कमेटी का गठन हुआ था। ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें जो है रिस्पॉन्सिबल था बिहार या भारत में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, और इसी को जिला स्कूल खुला, उस शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर में स्कूल खुला, फिर आपका यहाँ पे जो है ना नारी शिक्षा या स्वास्थ्य में, ऐसे करके जन चीज़ें का क्या हुआ डेवलपमेंट हुआ। ऐसे भी आप फ्लोचार्ट बना सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे मेनली ये चीज़ एक बार समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अगर ये याद होगा तो आप उसके इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए इसमें मैं क्या किया हूँ, एक फ्लोचार्ट बना के आपको दिखाने की कोशिश कर। देखिए पाश्चात्य जो है ना आपका शिक्षा के विकास के चरण, देखिए मैं इसको काफ़ी अच्छे से कोशिश किया हूँ बताने का आपका। देखिए इसमें जो है ना आप क्या कर सकते हैं कि इसको मैं कई स्टेप या चरण में देखिए बांट दिया हूँ। देखिए सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1800 से लेकर 1860 तक पहला चरण बताया हूँ, फिर 1860 से लेकर 1880 तक, फिर 80 से लेकर 90 तक, 1900 तक, फिर 1900 से लेकर 1920 तक, और 1920 से लेकर 1947 तक, और उसके बाद 1947 के बाद से अब तक का मैं एक ना ऐसे करके मैं ब्रेक करके आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए इतने अगर डायमेंशन अगर लिखिएगा तो ये भी बेहतर है, ठीक ना। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में कितने स्टेप या कितने चरणों में विकास हुआ, कितने फेज में विकास हुआ, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बोलता हूँ, तब पर मैं इसका अलग अलग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगा। देखिए पहला यहाँ देखिए 1800 से लेकर 1860 में क्या होता है। देखिए सबसे पहले 1813 में एक आता है चार्टर एक्ट, आपको पता है, और इस चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ठीक ना। 1835 में मैकाले शिक्षा पद्धति आया था, ठीक ना, उसमें जो अंग्रेजी शिक्षा को विकास को बढ़ावा दिया गया। फिर जो है इसी में 1947 में पटना में सेंट जोसेफ स्कूल खुला था पटना में। फिर 1954 में क्या आपका वुड डिस्पेच आया था। ये इतना जो डेवलपमेंट हुआ 1800 से लेकर 1860 के बीच में बिहार में। फिर 1860 से लेकर 1880 के बीच में 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। फिर जो है ना 1880 से लेकर 1900 के बीच में 1886 में एक मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल पटना में खुला था। फिर 1887 में पटना TNB कॉलेज आपको भागलपुर में खुला था। फिर 1889 में आपको BN कॉलेज जो है ना पटना में स्थापित हुआ था। ये आपका इस काल में डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद देखिए 1900 से लेकर 1920 तक में आपको 1902 में कृषि कॉलेज का स्थापना होता है, ठीक ना। फिर लॉ कॉलेज बनता है 1909 में। फिर 1917 में पटना यूनिवर्सिटी खुलता है। फिर 1917 में आपको सेटलर आयोग का गठन होता है, उसका सिफारिश आता है। फिर 1920 से लेकर 1947 में देखिए मेन क्या होता है। 1928 में पटना में साइंस कॉलेज का स्थापना होती है, ठीक ना। फिर 1924 में ना बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना होती है। फिर 1947 से लेकर अब तक देखिए बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट हो गया एजुकेशन में। 2004 में NIT ओपन हुआ, 2008 में IIT पटना खुला, फिर 2012 में पटना एम्स खुला, और अभी वर्तमान जो बिहार सरकार जो है खास 7 निश्चय योजना के तहत जो है ना हर एक जिला में एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज क्या कर रही है, खोलने का मतलब कि कोशिश कर रही थी। ये जो है इस तरह से आप जो है ना अभी तक जो है ना वेस्टर्न एजुकेशन या अंग्रेजी शिक्षा के विकास को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हैं, ठीक ना, तो बेहतर रहेगा। अब आइए इसको बारी बारी से हर एक चीज़ को हम लोग बारी बारी क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। आइए देखिए सबसे पहला जो है क्या हुआ कि बिहार में जैसे कि चार्टर एक्ट जब आया 1813 और 1833 में, उसके तहत क्या हुआ बिहार में कई सारा जिला स्कूल की स्थापना हुआ था। तो आधुनिक बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के तहत जो है सबसे पहले 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मैकाले शिक्षा पद्धति के अनुरूप
पटना 1935 में जिला स्कूल क्या हो गया, खोला गया। इसके बाद पूर्णिया में, भागलपुर में, आरा में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में, देवघर, हजारीबाग में क्या आपका जिला स्कूल खोला गया। आज भी देखिए भागलपुर का जिला स्कूल या पटना का जिला स्कूल या हर एक मतलब जिले में लगभग जो जिला स्कूल है कहीं ना कहीं उसी समय का खुला हुआ है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट और मैकाले शिक्षा पद्धति को अंग्रेजी पर उन्होंने जोर दिया था, इसलिए इसमें जिला स्कूल की क्या हुआ थी, स्थापना होता है। ये पहला स्टेप लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के, जिला स्कूल की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। देखिए थोड़ा सा मेरा पहले का ही नोट्स है, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा आपको समझ में ना आ रहा, लेकिन मैं जो मैं बोलता हूँ मैं फिर से सुन लीजिए। इसमें सिंपल में लिखा हूँ, जिला स्कूल में आधुनिक बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के तहत जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मैकाले शिक्षा पद्धति के अनुरूप पटना में 1835 में जिला स्कूल खुला। इसके बाद पूर्णिया में, बीजेपी में तो भागलपुर है, ये आरा में खुला, छपरा में खुला, मुजफ्फरपुर में खुला, देवघर में और हजारीबाग में जो है ना ये जिला स्कूल का स्थापना हुई थी। आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको वुड डिस्पैच आया था और शेडलर आयोग को मैं एक ही जगह लिख दिया हूँ। देखिए जब वुड डिस्पैच आया 1854 में, उसने क्या कहा था कि व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया था और तकनीकी विद्यालय की स्थापना किया जाए, इसका भी उन्होंने सिफारिश किया था। वहीं शेडलर आयोग जो 1917 में आया था, उन्होंने व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिप्लोमा डिग्री हेतु व्यावसायिक कॉलेज खोलने पर बल दिया था। इन दोनों आयोग के आधार पर उच्च शिक्षा, कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा का विकास जो है बिहार में देखने को मिलता है। मैंने ये दो जो कमेटी का सिफारिश जो है ना बिहार या भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस दोनों को जिक्र यहाँ पे कर दिया। अब देखिए इसी सिफारिश के आधार पर जो है बिहार में जो है ना कई तरह की चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, जिसमें सबसे पहला देखिए आपका यहाँ पे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखिए पहला काम क्या होगा, जनवरी 1963 में पटना कॉलेज की स्थापना होता है। ये आपको डेट लिखना पड़ेगा, 1863 में पटना कॉलेज का स्थापना हुआ। फिर 1889 में बीएन कॉलेज बीएन कॉलेज जो पटना में उसका वो स्थापित हुआ। और फिर 1917 में आपका पटना कॉलेज में कला संकाय में ही स्नातकोत्तर मतलब पीजी विभाग खोला, पीजी का डिपार्टमेंट खोला। और 1917 में ही आपको जो पटना विश्वविद्यालय की भी क्या होती है, स्थापना होती है। और यहाँ पर आप एक चीज़ ब्रैकेट में यहाँ लिख दें कि अभी 2017 में जो है इसका 100 वर्ष स्थापना का मनाया गया। किसका, पटना कॉलेज के स्थापना का 100 वर्ष अभी मनाया गया, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या लिया था, भाग लिया था। आप ये जिक्र जरूर कर दें, 100 साल इसका हो गया पटना विश्वविद्यालय का। चलिए ये भी लिख। उसके बाद देखिए ये तो उच्च शिक्षा में आपको 4 बात लिखना पड़ेगा। उसको देखिए विज्ञान के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ, साइंस के क्षेत्र में मेनली देखिए इसमें देखिए 1919 में पटना कॉलेज में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट खुला, ये भी डेवलपमेंट हुआ। फिर 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना होती है, जो कि आज जो पटना का पूरे बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ। 1902 में एक हेनरी फिलिप्स अमेरिका के थे, उन्हें अनुदान दिया से एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फॉर्म, कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया मिला इससे, और वैज्ञानिक यंत्रों को बढ़ावा मिला। ये कृषि कॉलेज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका नाम है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फॉर्म। और ये इसके स्थापना से कहीं ना कहीं कैसे कृषि का विकास किया जाए, कैसे वैज्ञानिक यंत्रों का कृषि में प्रयोग किया जाए, इसका जो है बिहार में चीज़ें हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये कृषि का विकास यहाँ अगर ये लोग अंग्रेज लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका अपना हित है, ताकि यहाँ का जो कच्चा माल ब्रिटेन लेकर अपने हितों का अपने हितों को पूरा किया जाए। ये इनका मेनली पर्पस है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आप आगे क्या होता है डेवलपमेंट इसमें, मेडिकल के क्षेत्र में देख रहे हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए क्या क्या विकास होता है। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की स्थापना होती है, यही PMCH यही आपका है जो अभी भी वर्तमान में है। 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है, ठीक है। और 1930 में पटना वेटनरी कॉलेज मतलब कि खास करके जो पशु चिकित्सा के लिए इसका स्थापना होता है। ये 3 का आपका नाम जोड़ ईयर के साथ, जब भी कभी प्रश्न लिखेंगे जब तक आप ईयर नहीं डालेंगे आपको नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है फैक्चुअल है। जब तक आप फैक्ट बात नहीं लिखें तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आपका देखिए मिनरल्स जो है खनिज संसाधन का भी मतलब कि कैसे उसको यूज किया जाए, उसके लिए जो क्या किया था इन लोगों ने 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IMS धनबाद में खुला, जो कि आज भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक ना। और 1924 में जो है ना पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक ना। ये विधि और जो बाद में अभी क्या NIT बन गया है, ये पटना इंजीनियरिंग कॉलेज 1924 में खुला था, ये दिखा सकते हैं। उसके बाद फिर नारी शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसमें 1914 में बांकीपुर पटना और कटक उड़ीसा में कन्या विश्वविद्यालय खुला था। और ये इंटरमीडिएट 12वीं की पढ़ाई के लिए सब स्कूल खुला, मतलब सिंपल ध्यान रखिएगा। 1914 में
बांकीपुर पटना और कटक उड़ीसा में अभी क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो है बिहार जो था वो बिहार का हिस्सा था, तो कटक उड़ीसा में कन्या विश्वविद्यालय खुला और ख़ास करके 12वीं के बच्चों के लिए, 12वीं के लड़कियों के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए तो हो गया आपका एजुकेशन नारी के क्षेत्र में क्या हुआ। अब देखिए कुछ कुछ जो है ना प्रयास जो है ना बिहार में कुछ कुछ स्वयंसेवी संगठन भी अपने लेवल पर करते हैं एजुकेशन के डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें कि सबसे पहला देखिए यहाँ पे आर्य समाज के लोगों ने डीएवी स्कूल खोला था। क्या खोला था? डीएवी स्कूल खोला था। ब्रह्म समाज के लोगों ने राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल खोला था। और फिर कुछ ईसाई मिशनरियों ने भी कुछ सेंट जोसेफ ऐसे कॉलेज या स्कूल की स्थापना किया था। उसके बाद 1872 में सर सैयद अहमद खान द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और 1886 में ही मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की भी स्थापना की गई थी। ये हमारे देश के स्वयंसेवी संगठन के द्वारा स्कूल खोला गया था। इसमें कि सरकार ने कोई मदद नहीं किया था, सरकार कोई मदद रहा होगा, लेकिन मेनली जो है ना ये स्वयंसेवी संगठन के द्वारा ये सब चीज़ क्या किया गया था, खोला गया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब यहाँ देखिए यही है ओवरऑल जो जितना भी बिहार में जो वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट में आपको यही दिखाना है। देखिए फिर से देख लीजिए, देखिए कैसे आंसर लिखेंगे। सिंपल एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन डालेंगे कि जो मैं लिखा हूँ या जो अपने लेवल पर हो सके वो, उसके बाद लिखिएगा बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन के डेवलपमेंट को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। आप या तो निम्न रूप में इसको लिखने के बाद आप या तो ये फ्लो चार्ट बनाएंगे या नहीं तो जो नीचे का जो फ्लो चार्ट है ये आप सबसे बेहतर ये बनाइएगा, ये ठीक ना, ये बना दीजिएगा, या अगर ये नहीं बना तो ये बना दीजिएगा। तब उसके बाद आप अलग अलग से बारी बारी से जितना भी मैंने आपको ये बताया उसका आप अच्छे से क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप उच्च शिक्षा, विज्ञान, कृषि में, स्वास्थ्य में, खनिज में, ऐसे पॉइंट वाइज, और जितना भी कब कौन से इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ उसका ईयर भी लिखना बहुत ही जरूरी, तभी आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलने का चांस होगा। तो अब आइए, ये तो हो गया आपका पूरा कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये हो गया। अब आइए कि इसका हम कुछ रिव्यू या समीक्षा कर लेते हैं कि क्या हुआ इसमें। देखिए सिंपल सी बात है, अगर इसका ये पूछेगा कि आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए एग्जाम में, अगर जब कुछ आपको निगेटिव बातें अगर इसका लिखना पड़ जाए इस एजुकेशन डेवलपमेंट का, देखिए आप इसमें क्या लिख सकते हैं। पहला तो आप इसमें ये लिखिए कि ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा के तहत मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में संस्थानों का स्थापना हुआ, जबकि स्थानीय भाषाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। ये सी बात है। पाश्चात्य शिक्षा का यह विकास मूलतः ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हेतु किया गया। उसका जो इंटरेस्ट था उसकी पूर्ति के लिए हमारे यहाँ जो है ना उन्होंने इस तरह का एजुकेशन का विकास किया। अतः स्वाभाविक है कि भारतीय संदर्भ में अधिकतर निगेटिव इम्पैक्ट ही रहा होगा, जो कि निम्न है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे आप देखिए पहला क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता और मजबूत होती चली गई और भारतीय भी पश्चिमी शिक्षा का अनुसरण करने लगे, जिसका प्रभाव हम आज भी देख सकते हैं। आज भी देखिए अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कहीं ना कहीं ये सब उसी का इम्पैक्ट है, मैकाले का ही इम्पैक्ट देखा जाता है, ठीक ना। आगे देखिए इसमें आप क्या लिख निगेटिव में कि जिस तरह ब्रिटेन में शिक्षा के तहत विभिन्न विषयों की पढ़ाई हेतु शिक्षण संस्थान खुला, भारत में नहीं खुला। देखिए आज देखिए सुनते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया का अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है और भी कई सारे वहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उस तरह का जो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी बिहार या भारत में अंग्रेजों ने नहीं खोला। अगर उनका उद्देश्य में हमारे भलाई करना होता तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ खोलता, लेकिन उतना कोई फेमस इंस्टीट्यूट उन्हें यहाँ नहीं खोला। वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि जिस तरह से उन्होंने अपने देश में शिक्षा का बेहतर विकास किया, हमारे देश में शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आगे देखिए तीसरा, भारत में वेस्टर्न एजुकेशन या पाश्चात्य शिक्षा का मूल उद्देश्य भारतीय कच्चा माल प्राप्त करना था तथा तैयार माल को यहाँ क्या करना था, बेचना। जैसे कि मान लीजिए अगर जब कृषि विश्वविद्यालय खुला तो उसका मेनली पर्पस था कैसे मतलब कि जो कमर्शियल क्रॉप का खेती किया जाए, यहाँ बिहार में वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, उसका कच्चा माल यहाँ से लेकर हम अपना इंग्लैंड लेकर और उसका तैयार माल बिहार या भारत में क्या कर सके, बेच सके। उसका मेन उद्देश्य यही था। अगर IMS में जो धनबाद भी खोला गया तो इसमें मेनली उसका उद्देश्य कैसे यहाँ के कोयला और लोहे का यूज किया जाए, तो उनका मेनली अपना पर्पस था, ना कि हमारे देश का डेवलपमेंट करना। और कहीं ना कहीं रोजगार परक शिक्षा पर विकास नहीं हुआ। मतलब एजुकेशन का मेन मोटो रोजगार देना नहीं था, बल्कि यहाँ के लोगों का उनका अपना हित का पूरा करना था। और सबसे बड़ी बात
स्त्री शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए देखिए आज भी बिहार में जो है कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा का जो लेवल है काफ़ी क्या है मतलब कि ख़राब माना जाता है। हालांकि अब तो जब से नीतीश कुमार सीएम बने तब से तो काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल या अच्छे अच्छे कॉलेज की काफ़ी क्या है कमी है। तो कहीं ना कहीं उसी जो है ना ब्रिटिश शासन का कहीं ना कहीं खराब नीति का ये वजह है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो ना 4-5 पॉइंट जो निगेटिव आप लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब अंतिम में आप यही लिखेंगे निष्कर्ष करके कि इन सब के बावजूद सीमित स्तर पर ही सही पाश्चात्य शिक्षा से भारतीयों का या बिहार वासियों का ज्ञान वर्धन हुआ। विशेषकर लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता आदि पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से राष्ट्र चेतना का विकास हुआ तथा भारत में एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कर पाया, नेतृत्व कर पाया। तो बिहार को जोड़ दीजिएगा कि बिहार में आगे जाके ऐसा कई सारा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। जेपी हो गया और भी कई सारे नाम आप लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे करके लिंक करके आप इस आंसर को बेहतर बना सकते हैं। तो ये आपका जो है ना समीक्षा अगर रिव्यू आपको अगर करना हो इसका तो अंतिम में तो आप ऐसा भी एक पेज में इसको दिखा सकते हैं। बाकी जितना भी मैं फैक्चुअल चीज़ बोला, जितना भी जहाँ इंट्रोडक्शन चीज़ बोला, इसको आप एग्जाम में जरूर फिर अपने आंसर में जरूर शामिल करेंगे। फ्लो चार्ट, डायग्राम और फैक्चुअल ध्यान रखिएगा। फैक्ट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, बिना फैक्ट का इसको आपको नंबर नहीं मिलेगा। और कोशिश करें इसको 4 पेज में लिखने का, डेटा के साथ, फ्लो चार्ट के साथ, तो आपका इसमें बेहतर नंबर मिलेगा, ठीक ना। और देखिए अभी लेटेस्ट में अगर जो आपको यहाँ एक चीज़ में और भूल गया, अगर जो मान लीजिए यहाँ स्वयंसेवी संगठन की भूमिका के बारे में आपको और लिखना हो, अभी 1947 से लेकर अब तक क्या मतलब डेवलपमेंट हुआ, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक पैराग्राफ आप ये भी दिखा सकते हैं। 1947 लेकर अब तक बिहार में भी अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर काम चल रहा है, जैसे कि NIT स्थापित हुआ, IIT, एम्स, और अभी जो 7 निश्चय योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का टारगेट है कि हर एक जिला में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए। ये भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त एक जो है ना लॉ के लिए खुला है पटना में ही, वो भी आप लिख सकते हैं। और भी जहाँ जहाँ चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा है आप बिहार में उनको लिख सकते हैं एग्जाम में। मतलब कि आज़ादी के बाद जो डेवलपमेंट हो, लेटेस्ट एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दे के बेहतर इसको कर सकते हैं। इसमें आप जैसे कि अभी देखिएगा कि जैसे कि चाणक्य विधि विश्वविद्यालय भी खुला, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है और भी जो एम्स दरभंगा में खुलने वाला है, इसका भी जिक्र आप जो है ना कर सकते हैं। मतलब लेटेस्ट आपको 1-2 और भी चीज़ें लिख दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो है ना वेस्टर्न एजुकेशन कैसे डेवलपमेंट हुआ बिहार में। ये इससे मतलब जितना मैं बताया इससे बाहर एग्जाम में कोई फंड नहीं आएगा। और यही अगर याद हो जाएगा ना आपका, यही लिख दीजिएगा तो आपको लगभग इसमें ना 23-24 नंबर मिलने का चांस होता है, ठीक है। इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या है कि जो हिस्ट्री मेंस में अब जो है 3 टॉपिक बच गया, जिसमें कि वही गांधी जी का है, टैगोर और जो नेहरू जी का विचार है। मैं देखता हूँ उसको भी वीडियो बना देता हूँ, जल्द ही कोशिश करूँगा। तब फिर हम जो है ना GS पेपर सेकंड पॉलिटी का सेक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रहा है पर्सनल कॉल हमको आ रहा है सर कब GS शुरू कर रहे हैं सेकंड पेपर, क्योंकि जिनका ऑडिटर का एग्जाम है उनके लिए थोड़ा समय कम है। तो मैं बहुत जल्द ही वो भी मतलब लेक्चर शुरू करूँगा। तो अभी PT पर भी कुछ काम करना पड़ता है, जैसे कि अभी होमवर्क फ्री चलता है और भी कुछ ऑप्शनल का भी कॉपी चेक करना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम का कमी होता है। तो लेकिन समय के साथ सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। बाकी जो भी जितना भी मैं वीडियो बनाया उसको देखते रहिए। बाकी PT भी नज़दीक आ रहा है, PT पर फोकस कीजिए। और मेरा होमवर्क फ्रीज आप लोग को पता है कि मेरा होमवर्क फ्रीज मैं चला रहा हूँ अभी 60 दिन का, जिसमें कि अभी ज्योग्राफी चल रहा है। जिनको भी PT कैसे तैयारी किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे होमवर्क फ्रीज को हम उसमें जुड़ सकते हैं। और नीचे इसका लिंक मैं दे देता हूँ टेलीग्राम का, जहाँ पर आपको होमवर्क फ्रीज का A to Z पता चल जाएगा। बाकी मेंस का ऑनफाइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। जो भी ऑडिटर के जो कैंडिडेट हैं जो मेंस देने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेंस ऑनफाइटिंग करना है तो हमारे मतलब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जैसे GS का चल रहा है, ऑनफाइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिनका जो इकोनॉमिक्स भी अगर सब्जेक्ट है वो भी आके जुड़ सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है उसमें ऑनफाइटिंग प्रोग्राम में काफ़ी अच्छे से करा दूंगा, मतलब कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड पूरी अच्छे से करा दूंगा। जिसमें कि अगर ऑनफाइटिंग प्रोग्राम आप जुड़ते हैं समझिए कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको पूरा मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा उसका मैं मॉडल आंसर भी दे दूंगा आप लोग को, उसको देख सकते हैं। बाकी मैं अपना हैंड रिटन नोट भी दे दूंगा, तो उससे आपको बहुत फायदा मिल जाएगा और कम टाइम में आप बेहतर नंबर जो है ना ला सकते। देखिए मेनली मेंस में क्या है कि आप कितना अच्छा लिख पाते हैं, और लिखने के लिए फ्लो चार्ट, डायग्राम, डेटा, आपको करंट डेटा यूज़ करना पड़ेगा खासकर सेकंड पेपर। तो वो सब मैं चीज़ बताऊँगा। जिनको भी जुड़ने का इच्छा है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, हमको मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पर आगे का प्रोसेस क्या करूँगा बता दूँगा। तो यही रहा आज का, फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।